हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसके पहले का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, आई होप आपने वो देख लिया होगा और आपको उसको देखने में मज़ा भी आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कॉन्सेप्ट्स आपके उस लेक्चर से क्लियर हुए या नहीं। ठीक, अब अगले चैप्टर पे हम मूव कर रहे हैं बेटा। वो नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर पे हम मूव कर रहे हैं। इस चैप्टर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। दिस इज आवर नेक्स्ट टारगेट। बिना समय बर्बाद किए हम चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला सवाल क्या बोल रहा है, अ कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। तो ये कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्टेड है, ये आप देख सकते हो, ये कैपेसिटर आपके सामने है, राइट। दिस इज द कैपेसिटर। ठीक, अब ये कैपेसिटर इस तरीके से है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी इज 0.5 ओम। तो ये बैटरी जो बनी है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर कुछ है, वो है 0.5 ओम। एक क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान रखना है इस बात का कि बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस कई बार क्या होता है, डायग्राम में सर्किट में दिखाया हुआ नहीं होता है। ठीक, और वो लैंग्वेज में लिख देता है और बच्चा इसको इग्नोर कर देता है। अगर आप ये इंटरनल रेजिस्टेंस अपने आप से खुद से नहीं बनाओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। अब हमको बताना है कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा। तो एट टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट क्या हो रहा होगा, समझो बात को। एट एट टी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, टी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट मतलब स्टडी स्टेट। ठीक, स्टडी स्टेट में क्या हो रहा होगा सर, स्टडी स्टेट में ये जो कैपेसिटर है इस पे कुछ क्यू चार्ज आ गया होगा, यस सर। और ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है यहां से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। हाँ, क्योंकि कैपेसिटर स्टडी स्टेट में करंट को फ्लो होने नहीं देता और फ्लो सिर्फ इस ब्रांच में हो रहा होगा। कुछ करंट मान लेते हैं आई फ्लो हो रहा होगा इस तरीके से, लाइक दिस। हाँ सर, इस तरीके से करंट में फ्लो हो रहा होगा। इसको उल्टा बना दिया हमने आई को, लाइक दिस। ऐसे करंट फ्लो हो रहा होगा कुछ आई, और यहां पर इसके अक्रॉस कुछ एक पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा। ठीक, और चूंकि इस वाले रेजिस्टर से ये वाला जो रेजिस्टेंस है, कौन सा वाला भाई, ये वाला 10 ओम वाला रेजिस्टेंस, यहां पे से करंट कितना हो रहा होगा एट स्टेडी स्टेट। एट स्टेडी स्टेट 10 ओम वाले रेजिस्टेंस से करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, जीरो। आई इक्वल टू जीरो इस वाले रेजिस्टेंस से। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल 10 ओम के अक्रॉस जो होगा वो होगा 0 वोल्ट। मतलब 10 ओम के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों एंड के अबाउट आएगा, मतलब ए और बी के अबाउट जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कौन ले लेगा, कैपेसिटर। तो यहां से आपको दो बातें आपको समझनी है। क्या क्या करंट फ्लोइंग फ्रॉम 10 ओम रेजिस्टर इज 0 एम्पियर। अब चूंकि करंट फ्लोइंग फ्रॉम 10 ओम रेजिस्टर 0 एम्पियर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर, आई अक्रॉस 10 ओम इंटू 10, ये हो जाएगा 0 वोल्ट। मतलब 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस 0 वोल्ट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और पूरा का पूरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सेकंड बात आपको क्या समझनी है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के अक्रॉस आएगा वो पूरा का पूरा कैपेसिटर के अक्रॉस चला जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस चला जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा। ये दो बातें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस अब आपको क्या करना है, ए और बी के बीच में, ए और बी के ए और बी के बीच में वी ए बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देना है। तो उसके लिए हमने बता दिया टी इक्वल टू इनफाइनाइट ऐसे करंट फ्लो होगा जैसे हमने सर्किट में दिखाया है। तो लिख देते किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ कैसे लिखोगे भाई, किरचॉफ लॉ लिखना पड़ेगा, ये बी पॉइंट, इस ये भी क्या है, बी पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा, ए पॉइंट है। इसको कुछ सी बोल देते हैं, इसको कुछ डी बोल देते हैं। तो हम किरचॉफ लॉ लिख देते हैं। किरचॉफ लॉ कैसे लिखेंगे हम, फ्रॉम, कैसे लिख रहे हैं, बी ए सी डी बी, ऐसे हम जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, लिख रहे हैं वी बी, सबसे पहले वी बी,
वी बी से स्टार्ट किया ना, वी बी। अब करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई इंटू 0.5 आई आर, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। फिर क्या होगा भाई, फिर क्या होगा भाई, ये ये करंट का डायरेक्शन ऐसा है, राइट। अब क्या होगा भाई, अब सर नेगेटिव से पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये क्या है भाई, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हो तो पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो +2.5। फिर 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 करंट के डायरेक्शन में गए तो -I/2। फिर ऐसे घूम के वापस कहाँ आ गए, वीबी पे वापस आ गए, वीबी पे वापस आ गए। ये टर्म इससे कैंसिल हो गई। यहां से आपको मिल रहा है क्या, 2.5 इज इक्वल टू 2.5i। इस टर्म को और इस टर्म को अपोजिट साइड ले गए, दूसरी साइड ले गए, ये कैंसिल हो गया, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, 1 एम्पियर। आई की वैल्यू क्या आ गई, 1 एम्पियर। मतलब इस पूरे की पूरी जो ब्रांच है इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा। पर हमको तो भैया वी, ए और बी के बीच का डिफरेंस निकालना है, ए और बी के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो हम यहाँ से बी से लेके ए तक आ सकते हैं फिर से दोबारा, तो लेट्स कम फ्रॉम बी टू ए। तो फ्रॉम हम क्या लगा रहे हैं, केवीएल लगा रहे हैं, यहाँ भी हमने क्या लगाया, केवीएल लगाया, ठीक है। तो केवीएल कहाँ से, बी टू ए, बी से लेके ए तक हम लगाते हैं। तो हम लिखते हैं वी बी, बी से स्टार्ट करेंगे फिर से। अब करंट के डायरेक्शन में मूव करें तो -I/0.5 माइनस, अब माइनस से प्लस गए मतलब इंक्रीज हुआ वोल्टेज, तो +2.5 इज इक्वल टू वी ए। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा वी ए माइनस वी बी, ठीक है, इज इक्वल टू, अब आई की वैल्यू यहाँ 1 पुट करो तो -0.5 प्लस 2.5, तो हमको मिल गया वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 2 वोल्ट, इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ये हमको मिल गया भाई साहब, ये हमको मिल गया, वी ए माइनस वी बी हमको क्या मिल गया, 2 वोल्ट। वी ए माइनस वी बी हमको क्या मिल गया, 2 वोल्ट। आई इक्वल टू क्या मिला था, 1 एम्पियर। आई इक्वल टू क्या मिला था, 1 एम्पियर। अब अब ये जो वी ए माइनस वी बी है, यही किसके अक्रॉस है, पोटेंशियल, पोटेंशियल इस कैपेसिटर के अक्रॉस। तो चार्ज क्या होता है कैपेसिटर के ऊपर, Q इज इक्वल टू होता है CV। तो C कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, 4 माइक्रोफैरड। पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना आया है, 2 वोल्ट, तो इंटू 2 वोल्ट। तो ये कितना आ जाएगा, 8 माइक्रो कूलम, 8 माइक्रो कूलम। तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, डी आ जाएगा बेटा, डी आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है a positively charged particle is released from rest in a uniform electric field, electrostatic potential of charge, potential energy of the charge will be। अब देखो भाई, तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ऐसी है, ठीक, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जिसको ऐसे दिखाया है। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये हमने ऐसे छोड़ दिया। क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे एक क्यू फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। अब E इज इक्वल टू क्या होता है, -dV/dr, ये होता है -dV/dr, -dV/dr। अब E क्या है, कांस्टेंट है, तो dV क्या हो जाएगा, -E.dr। और हमको दो पॉइंट A और B, यहाँ पे पॉइंट A है यहाँ पे पॉइंट B है, दोनों के बीच का अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, VA से VB तक, VA से VB तक। तो जीरो मान लेते हैं, ए को हम ओरिजिन मान लें अगर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ r, 0 हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मान लेते हैं बी कुछ r डिस्टेंस पर है, तो वी ए बी माइनस वी हमको मिल जाएगा, वी बी माइनस वी ए, यहाँ से हमको इंटीग्रेट करके मिल जाएगा, वो हो जाएगा -E/r, E/r, -E/r। अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से आप देखो, यहाँ से आप देखो, -E/r का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -E/r, बताओ, -E/r।
माइनस ई इंटू आर। अब इसको माइनस को आप हटा दो यहां से, तो आप लिख दो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई आर। अब ये इक्वेशन देख के बताओ भाई क्या होगा। सर दो क्वांटिटीज हैं, उनका डिफरेंस पॉजिटिव है, यहां से हम क्या ये बोल सकते हैं कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी? क्या ये बात हम बोल सकते हैं? हाँ सर बोल सकते हैं, ये बात हम बोल सकते हैं v इज ग्रेटर देन वी बी, क्योंकि वी ए माइनस वी बी क्या है, कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। जैसे मान लेते हैं हम बोल रहे हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो हम ये क्लियरली बोल सकते हैं ना कि x इज ग्रेटर देन y, तभी तो x माइनस वाई पॉजिटिव आ रहा है। वहीं उल्टा अगर हो जाए x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, y इज ग्रेटर देन x, y बड़ा है x से, ये हम बोलेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव आ रहा है, तो वी ए ग्रेटर देन वी बी, मतलब यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है। मतलब जैसे जैसे वो आगे जा रहा है पोटेंशियल क्या कम हो रहा है, कम हो रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। डिक्रीजेस बिकॉज चार्ज मूव अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बात आपको कॉन्सेप्ट के फॉर्म में याद रखना है कि व्हेन वी मूव अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने डेराइव करके आपको बता दिया, पर आपको कॉन्सेप्ट के फॉर्म में सीधे याद रखना है, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया भाई। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम इक्विपोटेंशियल लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस। कुछ इक्विपोटेंशियल लाइन दिखाई गई है, ठीक है। अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए बी दिखाया गया तीनों केस में। अब हमको बताना है, ये 20 वोल्ट है, ये 40 वोल्ट है। अभी हम बात करें किसकी, अभी हम बात करें किसकी बेटा, अभी हम बात करें अगर केस वन की, ठीक है। केस अगर हम वन की बात करें तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा सर, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, मतलब Q इंटू वी बी माइनस वी ए, यही होगा। फाइनल माइनस इनिशियल जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा उसी के बराबर वर्क करना पड़ेगा, ठीक। तो Q इंटू वी बी माइनस वी ए, वी बी कितना है 40 है, वी ए कितना है 20 है, तो इतना जूल आपको वर्क करना पड़ेगा, मतलब 20 क्यू जूल आपको वर्क करना पड़ेगा। ये फर्स्ट केस में। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में भी अब आप देखो, सेकंड केस में क्या होगा, अब आप देखो ये 10 है, ये 20 है, तो ये वाला कितना होगा 30 वोल्ट होगा। ये डायग्राम में लिखा नहीं है, पर आपको खुद से समझना है ये बात। ये वाला कितना होगा 40 वोल्ट होगा, और ये 50 वोल्ट दिखाया ही है, ठीक है। यहाँ पे नहीं नहीं दिखाया गया है, सॉरी गलती, माय मिस्टेक, ऊपर दिखाया गया है। अगर नहीं भी दिखाया होता तो खुद से समझना होता। ये देखो, ये 10 वोल्ट है, ये पहली लाइन, ये सेकंड लाइन 20 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, ये 40, ये 50। ए से बी जाना है, देखो 20 से 40 जाना है, फिर से 20 से 40 जा रहे हैं आप। यहाँ पे भी क्या था 20 से 40 जा रहे थे आप, यहाँ से भी, यहाँ भी 20 से 40 जा रहे हो। तो अगेन आप वर्क डन लिखोगे तो क्या लिखोगे, सेम फॉर्म में लिखोगे कि नहीं लिखोगे, वर्क डन आप कैसे लिखोगे, वर्क डन आप सेम फॉर्म में लिखोगे कि नहीं लिखोगे, कैसे, Q इंटू वी बी माइनस वी, एकदम सेम कैलकुलेशन। तो यहाँ पे Q इंटू वी बी कितना है 40 माइनस 20 जूल, तो ये कितना हो जाएगा 20 क्यू जूल। तो सेम वर्क होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा सर। अब हम थर्ड केस में आ जाते हैं। थर्ड केस में अब हम यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड केस। अब यहाँ भी हमको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। और वर्क डन निकालने के लिए सेम काम हम करेंगे, Q इंटू वी वी माइनस वी ए, पुट करना है इसमें वैल्यू, Q इंटू दिस माइनस दिस जूल आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो फिर से, अब यहाँ देखो ये 10 जूल, ये 20 जूल, ये 10 वोल्ट 20 वोल्ट, ये 30 वोल्ट, ये 40 वोल्ट 50 वोल्ट। ए से बी जा रहे हैं फिर से, कहाँ से 20 से 40, 20 से 40, तो ये 40 माइनस 20 वोल्ट, अगेन 20 क्यू जूल का वर्क। क्लियरली आप देख रहे हो तीनों ही केस में 20 से 40 गए हैं, 20 से 40 गए हैं, तो वर्क डन क्या आएगा, तीनों में सेम आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, वर्क डन इज सेम इन ऑल द थ्री केसेस। तीनों ही केस में, तीनों ही केस में वर्क डन क्या आएगा, सेम होगा, सेम होगा, ठीक है। वर्क डन क्या होता है भाई, ध्यान रखना, वर्क डन क्या होता है, ध्यान रखना भाई, ये मैं बता दे रहा हूं। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है
वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यही हमने काम किया है इसमें, यही हमने काम किया है। ठीक भाई, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बेसिक सा सवाल था। ये बेसिकली इक्विपोटेंशियल डिफरेंस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के क्रॉस जब आप किसी चार्ज को मूव करते हो तो वर्क डन कैसे निकालना है, वही सिखाने के लिए ये चीज है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग स्फीयर इज 100 वोल्ट। अब यहां देखो भाई बात अब यहां बात देखो, ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक। अब एक कंडक्टिंग अगर हम स्फीयर की बात करें, अगर हम एक कंडक्टिंग स्फीयर की बात अगर हम करें, ठीक है, लाइक दिस, ठीक, आर, और ये हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल की। कंडक्टिंग स्फीयर में जो मेटल है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ये क्या है, पूरा का पूरा मेटल है, और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, मेटल के अंदर क्या नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV बाई डी आर। और मेटल के अंदर मतलब R इज लेस देन R, जब मेटल के हम अंदर है, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं क्या है, R है, कैपिटल R है, इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R है। तो जब R इज लेस देन R है, R इज लेस देन R है मतलब इस मेटल के अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, तो माइनस dV बाई डी आर। और यहां से हमको मिल जाएगा V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और जब हम स्फीयर के सरफेस पे आ जाते हैं, मतलब R इज इक्वल टू आर, जब हम स्फीयर के सरफेस पे आ जाते हैं, तो जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर हो जाता है, के क्यू बाई आर हो जाता है, ये पोटेंशियल हो जाता है सरफेस पे। और चूंकि सर ये पूरा का पूरा मटेरियल है, इसके अंदर ये सरफेस का जो पॉइंट है मटेरियल का भी पार्ट है। और अभी हमने बता दिया कि जब R इज लेस देन R तब V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, मतलब आप समझो इस पूरे मेटल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है, क्योंकि मेटल जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जीरो होती है। तो इसके सरफेस पे अगर पोटेंशियल के क्यू बाई आर है, तो अंदर वाले सारे पॉइंट्स में भी तो के क्यू बाई आर हो जाएगी, तो मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू बाई आर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इस सर के क्यू बाई आर हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट केस में जब आर इज ग्रेटर देन आर है, मतलब कहीं यहां पे पॉइंट है, ठीक है, दिस इज आर नाउ, उस केस में पोटेंशियल क्या हो जाता है सर, के क्यू बाई स्मॉल आर हो जाता है, उस केस में पोटेंशियल क्या हो जाता है, के क्यू बाई स्मॉल आर। तो ग्राफ कैसा बनेगा देख लो भाई, जीरो से लेके आर तक, जीरो से लेके आर तक पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा ऐसा। और ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू बाई आर की वैल्यू के बराबर। और इसके बाद एक्सपो 1/r से कम होगी, कम होता चला जाएगा पोटेंशियल, लाइक दिस। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू किसके, 1/r के, और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। तो ये पोटेंशियल का आर के रिस्पेक्ट में ग्राफ आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन की। बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेस पे कितना है, 100 वोल्ट है, कितना है, 100 वोल्ट है। मतलब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि के क्यू बाई आर की वैल्यू क्या है, 100 वोल्ट है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब बोल रहा है कि दो स्टेटमेंट है, एंड एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज जीरो, ये बात सही है। स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, अभी मैंने आपको बताया, S1 इज करेक्ट। एट एनी पॉइंट इनसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 100 वोल्ट, हाँ, एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हुआ, के क्यू बाई आर के बराबर ही, जिसकी वैल्यू क्या है, 100 वोल्ट। तो ये भी बात सही है। और ये 100 वोल्ट क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो है। मतलब यहां पे S1 S2 को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो गया, सी। S2 क्यों है, ये जो अंदर का सिस्टम है, या जो अंदर अंदर का जो स्पेस है, यहाँ पे के क्यू बाई आर के बराबर क्यों है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है, जीरो है। मतलब S1 इज एक्सप्लेनिंग S2, S1 इज एक्सप्लेनिंग S2।
और यही समझाने के लिए मैंने ये पूरा का पूरा आपको तामझाम लिख के दिखाया, जिसमें आप ये समझ पाओ कि S1 S2 को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। क्या बोल रहा है, इक्विपोटेंशियल्स एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक, अब यहां पे मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा ऐसे ऐसा है। ठीक, अब यहां कहीं इसका सेंटर होगा ऐसे। ठीक, अब यहां बहुत सारे चार्ज होंगे, प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 ऐसे। इनका कुछ नेट जीरो नहीं होगा, कुछ नेट चार्ज Q बन गया, मान लो नेट चार्ज कुछ ना कुछ बन गया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो सर्किल है ना, ये बहुत बड़ा सर्किल है, दिस इज अ वेरी बिग सर्किल, ह्यूज सर्किल। ठीक है, आर इज वेरी बिग, आर इज वेरी बिग, वेरी लार्ज। जब ये बहुत लार्ज है आर, तो इस सर्किल के रेस्पेक्ट में ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा कि नहीं कहेगा, करेगा। ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा। हाँ सर करेगा, क्योंकि सर्किल बहुत बड़ा है। तो सर्किल के सेंटर में आपने बहुत सारे चार्ज लग दिए, तो हम इसको एक इक्विवेलेंट मान सकते हैं कि इनका जो नेट चार्ज है उसके बराबर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है कि नहीं। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है कि नहीं, एक पॉइंट चार्ज के लिए। राइट, स्फेरिकल होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा। अब ये स्फेरिकल क्यों होता है, नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। मान लेते हैं ये कोई चार्ज है क्यू, क्यू चार्ज है। तो किसी भी आर डिस्टेंस पे अगर आप एक स्फीयर ले लो, ठीक है, जिसका आर रेडियस है, R1 है मान लो रेडियस, तो इस पूरे स्फीयर पे पोटेंशियल कितना होगा सर, KQ/R1 पोटेंशियल पहले वाले स्फीयर पे। यस सर। अब मान लो हमने एक दूसरा स्फीयर ले लिया, अब हमने क्या ले लिया, दूसरा स्फीयर ले लिया कुछ R2 डिस्टेंस पे, R2 डिस्टेंस पे। तो इस पूरे स्फीयर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा KQ/R2। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ सर कि ये एक स्फीयर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यस सर, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, KQ/R2 है, R1 है। और ये वाला जो R2 वाला स्फीयर है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हाँ सर, क्यों, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पे आपसे अगर पोटेंशियल पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, KQ/R2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट चार्ज के लिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है। क्यों है, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस का हर एक पॉइंट पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर लाई करेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है भाई, ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये बोल रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक्स इन सीरीज। ये ऐसा है, डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक दिखाया गया है। एक का थिकनेस D1 है, एक का थिकनेस D2 है, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरे का K2 है। टोटल जो इसकी मोटाई है वो D1 प्लस D2 है। तो इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको निकालना, ध्यान देना हमें क्या निकालना, इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, जब अब जिस चीज का इफेक्टिव निकालना पड़ता है उसके अलावा सब कुछ क्या रखा जाता है, कांस्टेंट। सारे पैरामीटर, सारा उसका जो भी सिचुएशन है और उसके जो भी पैरामीटर्स हैं सब कांस्टेंट रखे जाते हैं। अब क्या हम बोल रहे हैं समझाते हैं हम, 1 मिनट का हमें समय दो, डायग्राम बना ले फिर आपको बताते हैं। ये हमको ये दिया हुआ सिचुएशन ऐसा, लाइक दिस। ठीक, अब हमको ये बोला जा रहा है कि ये कैसा है, D1 है। ठीक, और ये कैसा है, D2 है। अब यहां पर एक डायरेक्टर कांस्टेंट K1 भरा हुआ है।
और यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 भरा हुआ है ऐसा। अब इसका इक्विवेलेंट हमें बनाना, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, तो हम एक ऐसी बैटरी कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस। एक बैटरी हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये प्लेट से कनेक्ट होती है ना बैटरी, तो बैटरी विल बी कनेक्टेड लाइक दिस। ये बात आपको सोचनी थी कि बैटरी कैसे कनेक्ट होगी, राइट। अब क्लियरली आप देख रहे हो बैटरी को हम अगर ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका इक्विवेलेंट कैसे बनेगा सर, इसका इक्विवेलेंट कैसे बनेगा, इसका इक्विवेलेंट कैसा दिखेगा, इसका इक्विवेलेंट दिखेगा ऐसा। इसका इक्विवेलेंट कैसा बनेगा, हमने बोला ना कि सारे जो फिजिकल पैरामीटर है उनको नहीं छेड़ा जाता, तो इनके बीच का जो दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, तो D1 प्लस D2 इनके बीच का डिस्टेंस होगा। यस सर, ये के ई क्यू हो जाएगा जो हमें निकालना है। के ई क्यू बोल दो, या इस क्वेश्चन में इसको के अकेला बोला गया है, ठीक है, के इक्विवेलेंट। और बैटरी भी ऐसे ही लगेगी, और ये जो प्लेट्स हैं इनका एरिया भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, राइट, लाइक दिस। ओके, अब हमको ये समझना है, अब हमको ये समझना है, क्या समझना है, ये समझना है कि इस केस में कैपेसिटेंस कितना होगा, पहले इक्विवेलेंट वाले केस में, इस केस में कैपेसिटेंस कितना होगा, इस केस में कैपेसिटेंस सी क्यू कितना हो जाएगा, तो सर वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के ए बाई डिस्टेंस डी, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के ए बाई D1 प्लस D2, ये हो जाएगा सर, ये सी क्यू हो गया इक्विवेलेंट। यस सर, अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं नेक्स्ट पेज पर। ये तो हो गया, ये इसका इक्विवेलेंट केस हो गया, ये इसका क्या हो गया, इक्विवेलेंट केस। अब हम बना रहे हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट, दोनों में अलग केस, अलग अलग बात है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा, यहां सर देखो ये एक आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि यहां पर एक प्लेट लगी हुई है, मेटेलिक प्लेट जीरो थिकनेस की। अगर हम एक मेटेलिक प्लेट जीरो थिकनेस की यहां लगा देंगे तो कुछ बदल जाएगा क्या, नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि D1 D2 नहीं बदले, K1 K2 नहीं बदले, एरिया नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। तो इसका इक्विवेलेंट हम कैसे बना सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट हम ऐसे बना सकते हैं, लाइक दिस। अगर ये समझ में आ जाए तो भैया कमेंट करके बताना हाँ सर समझ में आ गया। इसका इक्विवेलेंट ऐसा बनेगा बेटा, ये बताइए, लाइक दिस। ये ब्लू वाला ये ऐसा, ये K1, ये D1, और येलो वाला ये K2, ये D2। यहाँ पे जो प्लेट है ना, यहाँ पतली सी प्लेट लगी है, उसको आप ऐसे अलग अलग दिखा सकते हो, क्यों, क्योंकि इसके बीच में वायर है, तो ये दोनों पॉइंट इक्वी पोटेंशियल पे आ जाएंगे, तो ये दोनों, ये वायर लगाना दिखाना ना दिखाना बराबर है, तो वी कैन शो इट लाइक दिस, राइट। तो ये वाला जो कैपेसिटर है भाई, अब हमको बताना है कैलकुलेशन, ये वाला जो कैपेसिटर है, पहला वाला कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, राइट। तो इसको हम ऐसे बना देते हैं, यस सर, ए कैपेसिटेंस इसका C1, इसका C2, तो सर C1 की वैल्यू कितनी होगी, तो C1 की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट A इंटू K1 बाई D1। यस सर, और C2 की वैल्यू कितनी होगी, सर वो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A इंटू K2 बाई D2। यस सर, और ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में, तो कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल नहीं सॉरी सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन है। और हम जानते हैं कि सीरीज में कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सी क्यू वन अपॉन सी इक्वल टू इक्वल वन अपॉन C1 प्लस वन अपॉन C2। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दी जाएंगी, सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी जाएंगी। वन अपॉन सी ई क्यू कितना है, यहाँ पे हमने डिफाइन किया है एप्सिलॉन नॉट के ए D1 प्लस D2, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए होल अपॉन D1 प्लस D2।
इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन D1, और दूसरे में क्या हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन D2, लाइक दिस। अब यहां पर देखो, क्या देखोगे, अब यहां देखो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट A A A गया, जो बचा है उसको लिख लो। क्या बचा है भाई, D1 प्लस D2 होल अपॉन K बचा है। यहाँ क्या बचा, D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, D1 प्लस D2 होल अपॉन K इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले लोगे, K1 इंटू K2, D1 ध्यान से D1 इंटू K2 प्लस D2 इंटू K1। तो यहाँ से हमको K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K1 K2 इंटू D1 प्लस D2 होल अपॉन D1 K2 प्लस D2 K1। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया आंसर, ये हमको मिल गया KQ। यही हमको पूछा जा रहा था क्वेश्चन में। ध्यान देना ये कैसा है, D1 K2 प्लस D2 K1। देखो ऐसा ऑप्शन है क्या? अब ध्यान से देखना भाई, ये तो गलत ही दिख रहा है, ये भी गलत दिख रहा है। यहाँ पे D1 K1 D2 K1 लिखा है, ये भी गलत, ये भी गलत। नो ऑप्शन इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इंटरनेट में इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर दिया बेटा, ठीक है, रॉन्ग आंसर गिवन ऑन इंटरनेट, ठीक, रॉन्ग आंसर गिवन ऑन इंटरनेट, ठीक। इंटरनेट पर इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया बेटा। सही आंसर ये है, करेक्ट आंसर ये है, ठीक। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया तो आप लाइक कर दें, कमेंट जरूर करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या बोल रहा है बेटा, कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। तो पहले तो भैया ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड बना लेते हैं। तो ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड, ऐसा, ठीक। एक्स वाई जेड बना लेते हैं, दिस इज आवर ओरिजिन, ठीक। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। अब बोल रहा है द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, जेड डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना लो भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो दिखाना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। अब हमको मालूम है क्या, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, या हम उल्टा बोलें इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, परपेंडिकुलर होती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस से। अगर z एक्सिस के अलोंग है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्स प्लेन? हाँ बोल सकते हैं, यस सर बोल सकते हैं। क्या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस? हाँ बोल सकते हैं। और क्या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस ऑल्सो? हाँ हम बोल सकते हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं अब एक्स वाई प्लेन भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, एक्स एक्सिस भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा, और वाई एक्सिस भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। तो बी सी और डी तीनों हो जाएंगे आंसर। बताओ भाई, बी सी और डी तीनों हो जाएंगे आंसर, तीनों आंसर हो जाएंगे भाई साहब। बढ़े आगे, समझ आ गया होगा, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आसान सा कॉन्सेप्ट था, कोई बड़ी बात नहीं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ठीक, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में फिर से चर्चा हो रही है, ठीक है। अब E इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब,
E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV बाई dr, राइट। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की। क्या बोल रहा है, आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन रीजन्स ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेरिजन टू रीजन्स ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लेते हैं ऐसा कोई रीजन है, अब यहां पर जब हम बात करेंगे, एक रीजन इसके आसपास ले लो, एक रीजन इसके आसपास ले लो, ए के आसपास और बी के आसपास, दो रीजन हम कंसिडर कर रहे हैं समझने के लिए। क्लियरली आप देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, मोर स्ट्रॉन्ग, मोर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, या स्ट्रॉन्गर लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यस, ये कैसे पता चला, ये पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था बेटा, जिसको ये चीज समझ नहीं आई पिछला लेक्चर देखो। अब यहाँ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, अगर यहाँ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब ई की वैल्यू ज्यादा है, ई की वैल्यू ज्यादा है। अच्छा, ई की वैल्यू ज्यादा है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ऐसे जाएंगे, इनके परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे। ठीक, तो अगर dv हम कांस्टेंट मान लेते हैं, मान लीजिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, r की वैल्यू होनी चाहिए ज्यादा। भाई दो सरफेस हम कंसिडर करें, दो सरफेस हम कंसिडर करें जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 10 वोल्ट हो, तो हमको ये पता करना है कि इनके बीच का जो r है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, a के आसपास और b के आसपास। तो अगर हम a के आसपास की बात करें, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर लिख लेते हैं। अब हम नियर किसकी बात करें, a के आसपास। अब a के आसपास चूंकि हमें मालूम है, क्या मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है मतलब ज्यादा है। dv पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने 10 वोल्ट का ही लिया चेक करने के लिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की दूरी कितनी है, तो 10 वोल्ट का मान लेते हैं। तो E अगर ज्यादा है, ये तो कांस्टेंट है, तो R ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ सर। अगर हम B के आसपास बात करें, अब B के आसपास अगेन माइनस dv बाई डी आर, सोचो dv बाई डी आर के केस में अगेन dv की वैल्यू तो 10 वोल्ट ही ली हमने, क्योंकि कांस्टेंट हमको दो इक्विपोटेंशियल, हमें कंपेयर कैसे करोगे जब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के दो पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको चूज करने पड़ेंगे। हमने ए के आसपास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस चूज किए जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, 10 वोल्ट। ऐसे ही हमने बी के आसपास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस चूज किए जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, 10 वोल्ट। अब हम इनके बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, आर की बात कर रहे हैं, इनके बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो दोनों में 10 वोल्ट हमने चूज किया कंपेयर करने के लिए। अब यहाँ पे ई भी ज्यादा कम है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्लोजर इन रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, वहां पे आर कम होगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी वहां आर ज्यादा होगा। तो ए ऑप्शन इज सही, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, विल बी क्राउडेड नियर शार्प एजेस ऑफ कंडक्टर। अब हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की। अब हम जब बात करें कंडक्टर की, तो सोचो भाई, ये कंडक्टर ऐसा है मान लो, ठीक, ऐसा मान लेते हैं। अब ये चूंकि कंडक्टर है, और मान लेते हैं हमने इसको क्यू चार्ज दिया है, ठीक, या क्यू जी हम मान लेते हैं कि Q1 यहां पर है और Q2 यहां पर है। अब क्लियरली हमें मालूम है कि पोटेंशियल जो है पूरे कंडक्टर पे सेम होगा, ये क्यू पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, क्योंकि कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होता है। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा। मतलब के Q1 बाई R1, यहाँ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1, और यहाँ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2, ये है R2, और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है R1, इज इक्वल टू के Q2 बाई R2 होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा सर। यहाँ से हमको पता चल रहा है क्या, कि Q1 बाई R1 इज इक्वल टू Q2 बाई R2, Q1 बाई R1 इज इक्वल टू Q2 बाई R2।
ठीक, ये हो गया। अब इस पॉइंट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सर, वो हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करें E1, वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सिग्मा वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। अब सिग्मा वन कितना है, सिग्मा वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक है। अब सिग्मा वन कितना होगा सर, सिग्मा वन होगा चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट। एक सेकेंड है ना, यस, सिग्मा आपको डिफाइन करना पड़ेगा इसके आसपास, है ना। तो सिग्मा वन आप कैसे निकालोगे, यहां पर सिग्मा वन कैसे डिफाइन होगा सर, सिग्मा वन हो जाएगा Q1 होल अपॉन Q1 अपॉन 4 पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पर, क्योंकि हमको बात करनी है, देखो ये बात तो हम समझ में आ गई कि इक्विपोटेंशियल होगा ये पूरा का पूरा। तो यहाँ पर मान लेते हैं चार्ज Q1 है शार्प एज पे, और यहाँ चार्ज Q2 है, तो दोनों पे हमने पोटेंशियल बराबर कर दिया, तो ये तो होल्ड करेगा, ये तो होल्ड करेगा, राइट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो हम मान लेते हैं कि ये जो Q1 है, ये एक R1, ये जो पूरा इतना छोटा सा पार्ट है जहां पे Q1 है, जहां की हम बात कर रहे थे, ये एक R1 रेडियस के स्फीयर का पार्ट है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इस पॉइंट पे, जस्ट उसके आउटसाइड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, ये होगी, राइट। नहीं, इसमें हमको गॉस लॉ लगाना पड़ेगा बेटा। अगर हम एक ऐसा गॉस लॉ लगाएं, ठीक है, ऐसा अगर आप गॉस लॉ लगाओगे, तो यहाँ पे आपका ds है, छोटा सा एलिमेंट, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ पे निकालनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे सिग्मा है, तो यहाँ पे चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा सर, चार्ज एनक्लोज dq कितना हो जाएगा, वो सिग्मा इंटू ds हो जाएगा। अगर हम गॉस लॉ लगाएं तो E डॉट ds का इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ये कैसे लिखा, गॉस लॉ से लिखा, ठीक है। मुझे इस पॉइंट पर इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और यहाँ पे मान लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ सिग्मा है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा E इंटू
पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, ये वाला नहीं, ई इंटू डी एस, सॉरी ई इंटू डी एस, ठीक है, डी एस ही हो जाएगा क्योंकि ये वाला एरिया कितना है, डी एस, और ये सिलेंड्रिकल है तो यहां से कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा फ्लक्स डी एस से जो मैंने दिखाया उसी से पास हो रहा है, इक्वल टू क्यू इंक्लूड कितना हो जाएगा, सिग्मा डी एस होल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, डी एस से डी एस कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं सही लिख रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे नहीं डिफाइन होता इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट, अब हमको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सोचना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सिग्मा कैसे डिफाइन होगा, अब ये देखो सिग्मा कैसे डिफाइन होगा, क्यू, ठीक है, क्यू अपॉन इस छोटा सा एरिया से ना, इस छोटे से एरिया में ना, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर इस छोटे से एरिया में। ठीक है, सिग्मा तो ऐसे ही डिफाइन होगा कि इस छोटे से एरिया में डी क्यू था, और इस छोटे से एरिया, ये छोटा सा सर्कुलर एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, इतना हो गया। अब यहां पे देखो, अब Q1 अपॉन R1, ये कुछ कांस्टेंट है, तो सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन पाई तो कांस्टेंट है, Q अपॉन R को आप बोल दो C, तो C अपॉन R बन जाएगा, तो सिग्मा इंटू R ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब बन गया बेटा काम। आई होप आप समझ पा रहे हो, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सोचना सुनना। हमको सिग्मा डिफाइन करना है, राइट, क्यों सिग्मा क्यों डिफाइन करना है, क्योंकि अगर हमने सिग्मा डिफाइन कर दिया तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफाइन कर ले जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ये कैसे पता चला, गॉस लॉ से पता चला। अब सिग्मा डिफाइन करना है हमको, तो सिग्मा क्या होगा, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और ये डी क्यू कितने एरिया में था, एक छोटे से सर्कुलर एरिया में, तो पाई आर स्क्वायर के बराबर। अब सिग्मा की यहाँ पे वैल्यू, अब यहाँ देखो क्यू, अब क्यू वन अपॉन आर वन, क्यू टू अपॉन आर टू होगा, और ये हर पॉइंट के लिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई थर्ड पॉइंट आप ले लोगे, मान लीजिए यहाँ पे Q3 चार्ज है, और यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए R3, तो Q3 अपॉन R3 हो जाएगा कि नहीं इसके बराबर, यस सर। तो हर पॉइंट के लिए वैलिड है, तो हमने Q1 अपॉन R1 इक्वल टू Q2 अपॉन R2 इक्वल टू कुछ कांस्टेंट C मान लिया। अब यहाँ पर आप देखो Q अपॉन R की जगह पे हम C लिख सकते हैं कि नहीं, तो वही मैंने लिख दिया, एक R को Q के साथ ले लिया तो एक R बचा, उस एक R को इस तरफ ले गए, सिग्मा R बन गया। अब पाई भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों इक्वल टू में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो ये हमारे पास बन गया। दिस इज ट्रू फॉर ऑल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस या मेटेलिक सर्फेसेस। अब यहां से आप देखो, अब यहां से आप देखो, यहां से आप ये देखो कि ये जो अब इक्वेशन कैसी बनी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा की वैल्यू क्या आप डाल लोगे, कांस्टेंट अपॉन आर, कांस्टेंट अपॉन आर, सिग्मा की जगह अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे हमारे पास अब कांस्टेंट अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी कुछ कांस्टेंट बन जाएगा, सी डैश अपॉन आर। आप क्लियरली देख सकते हो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब जहां पे आर कम होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और जहां आर ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। जहां आर कम होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। आर कम कहां है, इसके आसपास, और आर ज्यादा कहां है, इसके आसपास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहां होगी, यहां पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक कहां होगी, यहां पर। ठीक, अब यहां पर आप देख लो ऑप्शन क्या बोल रहा है, विल बी मोर शार्प एजेस ऑफ द कंडक्टर। सही बात है, इसका मैंने पूरा प्रूफ आपको समझा दिया, ये प्रूफ है बेटा, ये प्रूफ है जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे क्या बोल रहा है भाई, will be more near large charge densities, will be more crowded near large charge densities। अब देखो यहां पर, अब यहां देखो भाई, सिग्मा और आर क्या है, सिग्मा इंटू आर क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, राइट, सिग्मा इंटू आर क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर किसी जगह पर आर छोटा है, अगर किसी जगह पर आर छोटा है, तो वहां की चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है कि नहीं है, मतलब यहां पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहां की चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहां है, जहां चार्ज डेंसिटी स्ट्रॉन्गर है। तो ये बात भी तो सही हो गई।
यस सर, ये बात भी सही होगी। विल ऑलवेज बी इक्वली स्पेस्ड, ये गलत, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। जरूरी नहीं है कि इक्वली स्पेस्ड हो, वेरी करेगी। तो इसका बेटा ये पूरा एनालिसिस था, डिटेल एनालिसिस विद प्रूफ, गॉस लॉ लगा के दिखा दिया, सारे इक्वेशंस मैंने ड्राइव करके दिखा दिए। किताबों में ये स्टेटमेंट सीधा लिखा होता है, ये स्टेटमेंट्स बेटा आपको सीधे पता होने चाहिए। आपकी क्लास में इनका प्रूफ कराया गया होगा, नहीं कराया तो मैंने आपको बता दिया बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अलोंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जो वर्क डन है वो कितना होगा। ठीक है, तो अब बताओ मान लेते हैं ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये क्या है सर, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब यहां पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं, इस पॉइंट की हम बात करते हैं किसी एक पॉइंट पे। इस पॉइंट पर चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, राइट। चार्ज को हम ऐसे अगर मूव कराएं अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे हम इस डायरेक्शन मूव कराएं, डीएल डीएल डिस्टेंस हम मूव कराएं, तो एक बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के डीएल से क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपके लिए डायग्राम अगर मैं बना दूं, डीएल ऐसा है और ई वेक्टर ऐसा है। दिस इज डीएल, जो छोटा सा डिस्टेंस हमने मूव कराया चार्ज को, और दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दे बोथ आर परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब वर्क डन कितना होगा सर, वर्क डन हमको निकालना है, क्या हो जाएगा सर, ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है, माइनस इंटीग्रल ए से बी ई डॉट डी एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यही तो एक डेफिनेशन है वर्क डन की। अब हमको मालूम है कि इस इंटीग्रेशन में ए से बी जब आप उसको खोलोगे तो आ जाएगा ई इंटू डी एल इंटू कॉस 90 डिग्री, और हमें मालूम है कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, जीरो। तो वर्क डन की जो डेफिनेशन है ये इस केस में क्या है, एप्लीकेबल है, इस केस के लिए क्या है, ट्रू है। और ये पूरा का पूरा जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। डीएल जो हमने छोटा सा डिस्टेंस मूव कराया वो और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग जब आप मूव कराते हो, इसलिए वर्क डन क्या होता है, जीरो। तो ए और बी दोनों, बी और सी दोनों सही। कई सारी बुक्स में और कई सारे सोर्सेज में ये बात गलत लिखी हुई है। ठीक है, ये बात गलत लिखी हुई है। इसको सोचने का एक दूसरी तरीका भी है। क्या गलत लिखा हुआ है, उन्होंने बी ऑप्शन को सही नहीं बताया। बी ऑप्शन इज करेक्ट, वर्क डन माइनस ई डॉट डी एल के बराबर ही होगा। बट यहां पर जब आप इसको ओपन करोगे इस केस में, तो वहां पे ई और डीएल के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का, इसलिए वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो। अब आप एक केस एक दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो, क्या, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो हमें मालूम है कि पोटेंशियल एट वे इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, और वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए के बराबर हो जाएगा कि नहीं। और चूंकि वी ए वी बी बराबर है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 जूल। तो एक दूसरे तरीके से ये मेथड 2 सोचने का ये है, और ये कैसा है, मेथड 1। एक तरीका ये है सोचने का, और एक तरीका ये है। आप दो तरीके से सोच सकते हो, दोनों आपकी स्क्रीन के सामने मैंने बना दिए हैं। आंसर इसका है बी एंड सी। ठीक, एनसीईआरटी में आंसर सही दिया है, पर कई सारी वेबसाइट पे आंसर गलत दिया है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो क्या होगा। अब ई क्या होता है सर, ई होता है माइनस dv by dr. नाउ इफ पोटेंशियल इज ए कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। ई क्या हो जाएगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हम गॉस लॉ की बात करें। गॉस लॉ,
अगर हम गॉस लॉ की बात करें तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम उस रीजन में मान लेते हैं वो रीजन ये है, मान लेते हैं वो रीजन ये है, अब मान लेते हैं एक रीजन हमने बना लिया और इस रीजन में पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, v क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट v है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब अगर हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस ले लें, एक ऐसा गॉसियन सरफेस ले लें, ऐसा ये जो मैंने दिख बना रहा हूं ना, इस टाइप से गॉसियन सरफेस ले लें और गॉस लॉ इसमें लगाएं, तो इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का इंटीग्रेशन गॉसियन सरफेस के अलाउंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो पूरा इंटीग्रेशन जीरो। यहां से हमको मिल गया क्या, क्यू इनक्लोज्ड इक्वल टू जीरो। मतलब इस पूरे सर ये जो पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं है। सोच के देखो, अगर चार्ज होता तो पोटेंशियल सेम कैसे होता, अगर कोई भी चार्ज होता तो पोटेंशियल उसकी वजह से क्रिएट होता, तो वैसे भी आप सोच सकते हो, मैंने मैथमेटिकली आपको बता दिया। तो देयर इज नो चार्ज इनसाइड, कोई भी चार्ज इस रीजन में नहीं होगा, कोई भी चार्ज इस रीजन में नहीं होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड शैल नेसेसरली चेंज इफ चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड shall necessarily change if a charge is placed outside the region। अब अगर मैं यहां पर एक चार्ज यहां पर एक मैं पुट कर दूं ऐसा, और मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं गॉसियन सरफेस तो ऐसे ही लूंगा ना, तो जो गॉस लॉ है वो उसी तरीके से अप्लाई होगा। ठीक है, गॉस लॉ जो है इसी तरीके से अप्लाई होगा कि नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगर मैं यहां पर एक चार्ज आउटसाइड द रीजन पुट कर दूं और फिर अगेन सेम हमारा जो गॉसियन सरफेस है उसके लिए गॉस लॉ अप्लाई करूं, तो बात तो वही आएगी, क्यू इनक्लोज जीरो आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी। तो ये तो उल्टा बोल रहा है, नेसेसरली चेंज नहीं, गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी, क्योंकि अगर ऐसा ही गॉस लॉ गॉसियन सरफेस लेके अगर गॉस लॉ अप्लाई करोगे यहाँ पे चार्ज बाहर रख के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, क्या आएगी, क्या आएगी उसके केस में, जीरो आएगी। तो ये वाला जो ऑप्शन हमारा है गलत हो जाएगा, तो बी एंड सी विल बी करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अ सर्किट शोन इन फिगर 2.4 इनिशियली की K1 इज क्लोज्ड। ये वाली की K1 क्लोज की गई इनिशियली, राइट। फिर क्या बोल रहा है, एंड K2 इज ओपन, मतलब K2 ओपन है, राइट। देन K1 इज ओपन, K2 इज क्लोज। फिर क्या बोला, K1 को खोल दिया, फिर K2 को बंद कर दिया। ठीक है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। Take Q1 dash and Q2 dash as charges on C1 and C2 and V1 and V2 as potential respectively। ठीक है, मतलब C1 C2 पे चार्जेस फाइनली और V1 V2 पोटेंशियल फाइनली होंगे। तो हमको बताना है क्या बात सही है क्या बात गलत है। ठीक है, अब पहले क्या है, पहले K1 इज क्लोज्ड, तो K1 जब क्लोज है, ठीक है, एंड K2 इज ओपन। ठीक है, जब ये केस था तो क्या हुआ होगा, सर ये पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा। यस सर, पूरा का पूरा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ई, ये इसके अक्रॉस आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा, आ गया होगा सर, इसके अक्रॉस आ गया होगा। और जब इसके अक्रॉस आ गया होगा, C1 के अक्रॉस आ गया होगा, तो C1 के ऊपर चार्ज आ गया होगा कुछ, वो हो जाए आ गया होगा C1 इंटू ई। इतना चार्ज इस कैपेसिटर के ऊपर आ गया होगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये वाला भी कैसा टर्मिनल बना होगा, पॉजिटिव बना होगा। ये वाला भी कैसा बना होगा, पॉजिटिव, और ये वाला कैसा बना होगा, नेगेटिव। ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, इस तरीके से। और इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, C1 इंटू ई। ठीक, इतना चार्ज आ गया। अब क्या किया, अब क्या किया, अब क्या किया, अब हमने क्या किया, K1 को हमने कर दिया क्लोज, K1 इज क्लोज्ड, और K2 को हमने कर दिया, सॉरी, K1 इज ओपन और K2 को हमने कर दिया क्लोज। अब जब हमने ये काम किया तो क्या हुआ होगा, समझो।
कुछ चार्ज यहां से उठ के इस पे चला गया होगा, और कैसे कब तक गया होगा, जब तक इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। तो कुछ चार्ज मतलब C1 इंटू ई में से कुछ चार्ज उठ के यहां पे आ गया होगा, और तब तक आया होगा, ये भी प्लस बनेगा ये भी माइनस बनेगा, और तब तक आया होगा जब तक इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर चार्ज कितना है फाइनली, Q1 डैश, जो क्वेश्चन में बोला गया है, और इसके ऊपर चार्ज कितना है फाइनली, Q2 डैश। तो आपको पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी क्या, कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश वो कितने बराबर हो जाएगा, Q1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहीं से तो चार्ज उठ के यहां गया है। ये अगर आप प्लेट को ले लो, इन दोनों प्लेट को अगर आप एक सिस्टम के रूप में लो, तो कहीं एक्स्ट्रा चार्ज किसी बाहर के सिस्टम से नहीं आ रहा। तो इन दोनों प्लेट्स पे जो नेट चार्ज है Q1 डैश और Q2 डैश दोनों प्लस प्लेट बनेंगी, वो क्या होना चाहिए, कंजर्व्ड। तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश किसके बराबर होना चाहिए, Q1 के बराबर, जो कि था C1E के बराबर। तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या बन गई, Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू ई। ये वाला टर्म, ठीक है, ये वाला टर्म सही हो गया, ये वाला टर्म हमारा सही हो गया, ठीक है, ये वाला टर्म हमारा सही हो गया, ठीक है। अच्छा, अब Q1 डैश को आप कैसे लिख सकते हो, सर Q1 डैश को हम कैसे लिखेंगे। अब यहां देखो, मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल बाद में V1 हो गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो गया, V2 हो गया। तो Q1 डैश को आप कैसा लिख सकते हो सर वो तो हो जाएगा C1 V1, और Q2 डैश को कैसा लिख सकते हो, C2 V2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 इंटू ई। ये बन जाएगी इक्वेशन, यस सर। तो यहां से हमको ये पता चला कि ये इक्वेशन भी सही होनी चाहिए, ये इक्वेशन भी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, ये इक्वेशन भी सही होनी चाहिए। अच्छा अब अब हमारी बात आई कि आप Q1 और Q2 डैश तो बताओ कैसे निकालें। तो जब चार्ज यहां से यहां मूव करेगा, तो कब तक मूव करेगा, जब तक इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। जब तक इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो जब तक V1 इज इक्वल टू V2 ना हो जाए, तब तक चार्ज फ्लो करता रह जाएगा। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 डैश अपॉन Q इज इक्वल टू CV होता है ना, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो Q अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 डैश अपॉन C2। जब तक ये इक्वेशन ना सेटिस्फाई हो जाए, तब तक चार्ज C1 से C2 तक फ्लो होता रहेगा, तब तक दोनों सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए। तो हमारे पास ये वाली बात भी एकदम सही निकली, ये वाली बात भी एकदम सही निकली, ठीक है, ये वाली बात भी एकदम क्या निकली, सही निकली। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे, और दोनों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम Q2 डैश की वैल्यू पुट कर दें, अगर फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आप Q2 डैश की वैल्यू अगर पुट करो, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश कितना हो जाएगा, C2 अपॉन C1 Q1 डैश, C2 अपॉन C1 इंटू Q1 डैश इज इक्वल्स टू C1E। यहां से हमको Q1 डैश मिल गया, कितना मिल गया, C1 स्क्वायर E होल अपॉन C1 प्लस C2, इतना मिल गया भाई, यस सर, इतना मिल गया सर। सिमिलरली, एकदम सिमिलरली आप लोग सॉल्व करके देखना, यही आंसर आना चाहिए। Q2 डैश कितना हो जाएगा, C2 स्क्वायर इंटू ई होल अपॉन C1 प्लस C2। और हम यहां से देख सकते हैं, हम यहां से देख सकते हैं क्या, कि Q1 डैश किस पे डिपेंड कर रहा है, C1 पे, और Q2 डैश किस पे डिपेंड कर रहा है, C2 पे। तो हम इन दोनों से हम ये कह सकते हैं कि Q1 डैश Q2 डैश के बराबर नहीं होगा, ये C1 और C2 पे डिपेंड कर रहे हैं। तो Q1 डैश विल नॉट बी इक्वल टू Q2 डैश, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा A, C और D। अगर आप सोचो एक बार के लिए, तो C और D ऑप्शन एक तरीके से सेम ऑप्शन ही है। एक तरीके से अगर आप सोचोगे तो C और D आर द सेम ऑप्शंस, सेम ऑप्शन ही है C और D, ठीक है, C और D एक तरीके से सेम ऑप्शन ही है, ठीक। अब NCERT में आंसर दिया है A और D,
ठीक है, सी को सही नहीं बोला है, ठीक, सी को सही नहीं बोला है, सी को सही नहीं बोला है, राइट। अब अच्छा V1 कितना होगा, V1 निकालो यहां से जरा, एक बार को कैलकुलेट करते हैं, V1 कितना होगा। V1 सर हमको पता है वो हो जाएगा Q1 डैश अपॉन C1, तो वो कितना हो जाएगा, Q1 डैश कितना है, C1 स्क्वायर E अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, और अपॉन C1, तो ये हो जाएगा C1E अपॉन C1 प्लस C2। अच्छा, V2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q2 डैश अपॉन C2, ये हो जाएगा, तो V2 कितना हो जाएगा, Q2 डैश कितना हो जाएगा, C2 स्क्वायर E अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C2, ये हमारे पास आ जाएगा C2 इंटू E अपॉन C1 प्लस C2। अब यहां से V1 और V2 बराबर नहीं आए ना, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड है ना, यहाँ से V1 और V2 बराबर क्यों नहीं आ रहे हैं। देखो ये इक्वेशन तो हमने सही लिखी है ना, और Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल टू होना चाहिए Q1 जो कि C1E के बराबर होना चाहिए, राइट। तो Q1 डैश, एक मिनट गलती किया हम, ये Q2 डैश ये नहीं आ रहा होगा, कुछ और आ रहा होगा। लेट्स कैलकुलेट, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। Q2 डैश यहाँ से निकालो, तो Q2 डैश क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा C1E माइनस Q1 डैश, ठीक, तो C1E माइनस Q1 डैश कितना आया, C1 स्क्वायर E अपॉन C1 प्लस C2, तो कितना आ गया ये, C1 स्क्वायर E प्लस C1 C2E माइनस C1 स्क्वायर E होल अपॉन C1 प्लस C2। हाँ गलती कर दिया, देखो जल्दबाजी इसलिए नहीं करना चाहिए, कैलकुलेशन पूरी करनी चाहिए, ये कैंसिल हो गया। तो Q2 डैश की वैल्यू क्या आ रही है, Q2 डैश की वैल्यू आ रही है C1 C2E होल अपॉन C1 प्लस C2, ये आ रही बेटा। अब हो गया खेला, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप, अब यहाँ पे Q2 डैश की वैल्यू पुट करो C1 C2E होल अपॉन C1 प्लस C2 इंटू यहाँ पे C2 से C2 गया, तो C1 इंटू E होल अपॉन C1 प्लस C2। अब आप देख सकते हो V1 और V2 बराबर आ रहे हैं। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि Q2 डैश किस पे डिपेंडेंट है, यहाँ पर C2 के ऊपर, और Q1 डैश किस पे डिपेंडेंट है, C1 के ऊपर। अब आप एक चीज और देख सकते हो यहाँ से, क्या क्या अगर हम C1 इंटू ई को, अगर हम C1 इंटू ई को Q1 लिख दें अगर, तो ये क्या आ जाएगा, ये हम लिख सकते हैं C1 इंटू Q1 होल अपॉन C1 प्लस C2। अगर हम C1 इंटू ई को क्या रख दें, Q1 लिख दें, और ये वाली इक्वेशन से आप देखो जरा Q2 डैश कितना आ रहा होगा, C1 इंटू ई को अगर हम Q1 लिख देंगे तो C2 इंटू Q1 होल अपॉन C1 प्लस C2, इतना चार्ज आ रहा होगा दोनों पर, ठीक। अब आप ये देख सकते हो कि ये चार्ज को आप Q1 के फॉर्म में भी निकाल सकते हो। तो ये मैंने पूरा कैलकुलेशन इसका कर दिया, ये मैंने टोटल कैलकुलेशन इसका कर दिया। ए सी और डी होने चाहिए सही आंसर मेरे हिसाब से, ठीक है। Q1 डैश की वैल्यू कितनी है, हाँ ठीक है, Q1 डैश की वैल्यू, ठीक है, इतना आगे ए सी और डी होने चाहिए मेरे हिसाब से आंसर, ठीक। ऑप्शन दिया है ए और डी बुक में, एनसीईआरटी में। अब आप मेरा कैलकुलेशन में अगर कोई गलती है, एनालिसिस है, तो आप पॉइंट आउट कीजिएगा कि अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो, बट मेरे हिसाब से ये पूरा एनालिसिस है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, a conductor has a potential not equal to 0 and there are no charges anywhere outside then, पहली बात तो अगर एक कंडक्टर की बात हो रही है, राइट,
अगर हम एक कंडक्टर पे, अगर ये कंडक्टर है, ठीक, और हम इस पे कोई भी चार्ज अगर हम Q दे दें, तो Q क्या कर जाएगा, हमेशा सरफेस पे चला जाएगा। टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर विल ऑलवेज लाई ऑन द सरफेस। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। तो अगर हम इस कंडक्टर के अंदर एक ऐसा गॉसियन सरफेस ले लें कोई भी, तो यहां पर गॉस लॉ अगर हम लगाएंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमें मालूम है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि इसके अंदर जीरो होती है, तो ये जीरो हो जाएगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, तो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्यू इनक्लोज्ड क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज कभी प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो जैसे ही आप कंडक्टर के ऊपर चार्ज छोड़ोगे, वो चार्ज क्या हो जाएगा, हमेशा सरफेस पे चला जाएगा। तो ये बात स्टेटमेंट ध्यान रखना मेरा, जब भी कंडक्टर के ऊपर आप चार्ज छोड़ोगे तो चार्ज कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। तो देयर मस्ट बी चार्जेस ऑन द सरफेस और इनसाइड इटसेल्फ। ये तो गलत हो गया ना स्टेटमेंट, ये तो गलत हो गया, ठीक। ये तो देयर मस्ट बी चार्जेस ऑन द सरफेस, हाँ ये बात सही हो गई। देयर मस्ट बी चार्जेस ऑन द सरफेस, तो सरफेस पे चार्जेस होने चाहिए, ये बात सही हो गई। अब ये बड़ा ही ट्रिकी चीज है भाई, ठीक है। ये वाली पहला स्टेटमेंट तो बात सही है, और इनसाइड इटसेल्फ ये क्यों लिखा होगा उसने। अब यहाँ पे ये इस तरीके के क्वेश्चन में ना लैंग्वेज से खेलने वाले होते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट आपका चेक नहीं हो रहा होता है। ये एक कंडक्टर है मान लो, इसमें मान लेते हैं ये कोई कैविटी है। अब मैंने क्या किया, इस कैविटी के अंदर एक प्लस क्यू चार्ज छोड़ दिया और इस कंडक्टर के ऊपर क्यू चार्ज लग दिया। अब क्या हो रहा होगा सर, अब ये हो रहा होगा कि चूंकि हम अब एक फिर से गॉसियन सरफेस बनाएंगे, फिर से अगेन ऐसा गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और हमें मालूम है कि कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो हम यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, ए डॉट डी एस लिखेंगे, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। और हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो क्यू इनक्लोज्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्यू इनक्लोज जीरो होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब यह हुआ कि इसके सरफेस पे यहां पर एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू आ जाएगा, और बाहरी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाएगा, बाहरी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज कितना इंड्यूस हो जाएगा, बाहरी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज कितना इंड्यूस होगा, क्यू प्लस क्यू। ये बाहरी सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, बाहरी सरफेस पे ये चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। देयर मस्ट बी, अब यहां पर आप देख सकते हो ऐसे केसेस में अब आप ये देख सकते हो कि इसका इंटरप्रिटेशन एक क्या हो रहा है, कि कंडक्टर के अंदर भी चार्ज है, कंडक्टर के अंदर यहाँ पे देखो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया कि नहीं हो गया इस केस में। तो एक ऐसा इंटरप्रिटेशन यहाँ पर लेके अगर हम लें तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम ये इंटरप्रिटेशन लें तब ऑप्शन ए सही होगा, अगर हम सिंपल कॉन्सेप्चुअल इंटरप्रिटेशन ले तो ऑप्शन ए गलत होगा। बट एनसीईआरटी में ए सही दिया, तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी ने ये इंटरप्रिटेशन लिया है, तभी ये ऑप्शन दिया है, ठीक है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे सोचेंगे, भाई ऐसा सोचने के लिए ही तो बैठे हम लोग, तभी तो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका दिमाग में ये आइडियाज आएंगे कि हाँ अगर एक कैविटी है कंडक्टर के अंदर तो उस केस में क्या हो रहा होगा, उसके लिए ही तो मैंने ये आपको बताया, ठीक है सर। अब अगला क्या है, देयर कैन नॉट बी एनी चार्ज इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, ये बात सही है, कंडक्टर की बॉडी में चार्ज नहीं हो सकता कहीं भी, तो ये बात इज करेक्ट, ठीक है, ये तो एकदम कंसेप्चुअली सही बात है। देयर मस्ट बी चार्जेस ओनली ऑन द सरफेस, ओनली ऑन द सरफेस। अब यहां पर देखो सेकंड केस में चार्ज यहाँ पे अंदर भी है, यहां पर देखो ये चार्ज अंदर भी है, तो ये वाला स्टेटमेंट इस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से गलत दिया हुआ है। बट अगर हम कंसेप्चुअल पॉइंट पे बात करें तो ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। कंसेप्चुअल बात पे अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। बट अगर हम एक ऐसा इंटरप्रिटेशन ले लें जैसा मैंने आपके डायग्राम आपके सामने बनाया है, तो फिर ऑप्शन सी विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो कंसेप्चुअल बात अगर हम करें तो मेरे हिसाब से तो सी भी सही होगा, ठीक है। देयर मस्ट बी चार्जेस इनसाइड द सरफेस, ये तो एकदम ही गलत है, तो ए बी और सी सही हो सकता है, ठीक है। और इसमें भी बी और सी होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, बी और सी होने के चांसेस ज्यादा है। ए का तो जबरदस्ती वाला इंटरप्रिटेशन है, मतलब ए एनसीईआरटी में सही दिया हुआ है, तो मैंने सोचा कि एनसीईआरटी वाले ने कैसे सोचा होगा, तब मैंने ये इंटरप्रिटेशन दिया, ठीक है। आंसर एनसीईआरटी में ए और बी दिया है, मेरे हिसाब से बी और सी होना चाहिए, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी का ये इंटरप्रिटेशन शायद है, इसलिए उन्होंने ऐसा दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शोन इन द फिगर। ठीक है भाई। इफ की इज केप्ट क्लोज्ड एंड प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर मूव्ड अपार्ट। अब यहां देखो सी क्या होता है सर, सी क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है, वो कितना होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है। डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है। अब अगर बात ये हो रही है, अब अगर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स क्या हो, बढ़े, तो सी क्या होगा, घटेगा। यस सर। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर क्लोज है, ठीक है, एंड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर मूव्ड अपार्ट। अब अगर प्लेट ऑफ कैपेसिटर मूव अपार्ट हो रही है, इसका मतलब यह है कि सी घट रहा है, सी घट रहा है, केस वन में सी घट रहा है। और अगर सी घट रहा है तो क्यू क्या होता है, क्यू होता है सी वी के बराबर, तो क्यू भी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि वी तो कांस्टेंट है, क्योंकि की क्लोज है। ठीक। तो पहले केस में सी घटेगा और क्यू घटेगा, तो इन ए क्यू विल चेंज एंड सी विल चेंज एंड वी विल रिमेन कांस्टेंट। तो ए में क्या होगा, क्यू रिमेन सेम बट सी चेंजेस, ये गलत है, क्यू चेंज होगा और सी भी चेंज होगा। क्यू रिमेन सेम, वी रिमेन सेम बट हियर क्यू चेंजेस, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सही है, सी सही है। अब नेक्स्ट केस में क्या बात हो रही है, अब समझो बात को। अगले केस में बोला की इज ओपन, की को अब ओपन कर दिया, एंड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर मूव्ड अपार्ट। अगेन अब इसको अगर आपने मूव, अब यहां पे कैपेसिटेंस सी है। अब अगर आप बात करो, अगर आप प्लेट ऑफ कैपेसिटर को मूव अपार्ट करोगे तो अगेन यहां भी सी कम होगा। बट अब इस बार क्या है, चूंकि ये ओपन कर दिया है, तो यहां पे जो चार्ज है क्यू, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। चार्ज क्यू विल नॉट चेंज। ठीक है, चार्ज क्यू कांस्टेंट होगा। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू इज इक्वल टू होता है सी वी। चार्ज क्यू कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस विल चेंज, पोटेंशियल डिफरेंस विल चेंज बट चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहां पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा सेकंड केस में, पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसे, पोटेंशियल विल इंक्रीज और चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। क्यों पोटेंशियल क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि सी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब आप प्लेट्स को दूर ले जाओगे तो कैपेसिटेंस सी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, इस वजह से। तो बेसिक सा सवाल था, आसान सा सवाल था। ठीक है। अब कुछ सवाल बेटा मैं लेकर आया हूं शानदार वाले लेवल अप क्वेश्चंस। ठीक है। तो अब इनको हम कर लेते हैं डिस्कस और उसके बाद ये हम करेंगे वाइंड अप आज का सेशन। ठीक है। तो ये कुछ बढ़िया सवाल आपके लिए मैं लेकर आया हूं, लेट्स डिस्कस देम। थोड़ा लेक्चर मुझे मालूम है लेंदी हो रहा होगा शायद आपके लिए, बट मैं चाह रहा हूं कि कुछ बढ़िया चीजें आप सीख कर जाएं। पहला सवाल क्या है भाई बोल रहा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। दो पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, ए पॉइंट है एक, 0,0,0 और एक पॉइंट बी है। ऐसा क्वेश्चन नीट में और जेई मेन में दोनों में आ सकता है, इनफैक्ट जेई एडवांस में भी आ सकता है। अब ई क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। हाँ सर, आर वेक्टर क्या होता है, सर वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होता है सर। हाँ यही होता है, किसी को कोई शंका है इसमें, ये तो नहीं होना चाहिए शंका ना। आर वेक्टर एक्स वाई जेड है ना, कोई भी एक रैंडम पॉइंट हम मान लें यहाँ बीच में, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो आर वेक्टर कैसे डिफाइन होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो डी आर वेक्टर कैसे डिफाइन होगा सर, डी एक्स आई कैप, इसका डिफरेंशिएट कर दिया, डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ऐसे डिफाइन होगा सर। यस सर। ठीक है। अभी मैंने बताया था ई क्या होता है, अभी यहां लिखा था मैंने, कहां गया, वेयर इज दिस, ई क्या होता है, माइनस डीवी बाई डी आर। इस इक्वेशन से हम ये भी तो लिख सकते हैं, डीवी क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। तो ये इक्वेशन यहां पे मैं लिख लेता हूं, डीवी क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक।
राइट। अब इस केस में हम कहां से कहां जा रहे हैं, ए से लेके बी जा रहे हैं, तो ऐसा लिख दो ए से लेके बी, इस तरीके से आप लिख दो। ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमको क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालना था। तो dv मतलब दोनों तरफ इंटीग्रेट होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेके बी इज इक्वल टू, ए की कोऑर्डिनेट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट है 0,0,0 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है 1,1,1। ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, और डी आर की वैल्यू क्या है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। और सर अब यहां से ये जब इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगा तो ये क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0,0,0 से लेके 1,1,1। अब ये डॉट प्रोडक्ट करो तो y का इसके साथ तो y डी एक्स प्लस x का इसके साथ तो x डी वाई बन जाएगा, और k कैप है नहीं तो वो टर्म 0। अब आपको पता है मैथ्स में वी बी माइनस वी ए, ये तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया था, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0,0,0 1,1,1। अब ये वाला चीज क्या होता है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये एक स्पेशल चीज होता है, आपने मैथ्स में ये पढ़ा होगा। क्या, अगर हम d ऑफ एक्स वाई लिखें, मतलब एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करें तो क्या बनेगा, डी एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा। आप अगर ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरी चीज डी ऑफ एक्स वाई लिखा है कि नहीं, लिखा हुआ है सर, ये लिखा, मैंने ये करके भी दिखा दिया आपको, ये मैंने करके भी दिखा दिया, तो ये बना गया डी ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी सर, माइनस ऑफ, ये माइनस तो बाहर था, डी एक्स वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स वाई, और आपको लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करना, 0,0,0 1,1,1, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ठीक है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पुट करो, x की जगह 1 y की जगह 1 तो ये 1 हो जाएगा, माइनस x की जगह 0 y की जगह 0 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा -1 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये वी बी ए आ जाएगा, इसको हम वी बी ए लिख देंगे, तो वी बी ए -1 वोल्ट आ गया इस केस में। इन द सिमिलर मैनर सेकेंड ऑप्शन भी क्या होगा, सॉल्व होगा, सेकेंड ऑप्शन भी इन द सिमिलर मैनर ही क्या होगा, सॉल्व होगा। कैसे करोगे, अगेन वही इक्वेशन लगाओ सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल सेम मैनर में सॉल्व होगा। कैसे होगा डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यही इक्वेशन लगाई थी अभी हमने, यही लगाई थी, दोनों वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा डी वी। ठीक है, ए से लेके बी जा रहे हो आप, ए से लेके बी जा रहे हो, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, ए का 0,0,0 है कोऑर्डिनेट, और बी का कोऑर्डिनेट 1,1,1 है। ई वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में ई की वैल्यू क्या है, 3x² वाई आई कैप एक्स क्यूब जे कैप, तो ये हो जाएगा 3x² वाई आई कैप प्लस एक्स क्यूब जे कैप, यही तो है 3x² वाई आई कैप एक्स क्यूब जे कैप। और डी आर की वैल्यू क्या है, वो अभी मैंने बताई थी, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये है। अब कुछ नहीं करना, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, तो 0,0,0 और 1,1,1, ये क्या हो जाएगा 3x² वाई डी एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब डी वाई, ये हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखो, ध्यान से क्या देखोगे, एक्स क्यूब वाई को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा 3x² dx,
और y जो का तो प्लस, अब y का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो एक्स क्यूब इंटू डी वाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x² y dx प्लस एक्स क्यूब डी वाई। ये कब आएगा? जब एक्स क्यूब वाई का डिफ्रेंसिएशन करोगे। ये डिफ्रेंसिएशन किया मैंने, कुछ नहीं किया, डिफ्रेंसिएशन किया सिर्फ। तो ये जो चीज लिखी हुई है, ये एक्स क्यूब इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन लिखा हुआ है। ये बेटा जेई में ये सब आपको सोचना पड़ेगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं। तो ये हमारे पास माइनस ऑफ 0,0,0 1,1,1 ये बन जाएगा, ये पूरा चीज क्या बन जाएगा? डी ऑफ एक्स क्यूब वाई, और डी ऑफ एक्स क्यूब वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब वाई हो जाएगा। तो हमारे पास डी, अब यहां पे देखो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? वी बी माइनस वी हो जाएगा राइट हैंड साइड में, राइट। तो वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा भाई? वी बी माइनस वी ए क्या आ जाएगा? वी बी माइनस वी ए क्या आ जाएगा सर? वो आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब वाई 0,0,0 से 1,1,1 तक, ठीक। अब अगेन वही चीज, 1 यहाँ पुट करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस 0, यहाँ 1 पुट करोगे, यहाँ 0 पुट करोगे, ये -1 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा? वी बी ए के बराबर, वी बी ए के बराबर आ जाएगा -1 वोल्ट। ऐसे आप कैलकुलेशन करोगे भाई। इस टाइप के क्वेश्चन जेई में ऑलरेडी आ चुके हैं, नीट में भी आ सकते हैं, ठीक। ये पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है, ये नीट में भी आ सकता है और जेई मेन में भी आ सकता है, और दूसरा वाला क्वेश्चन जेई मेन और एडवांस लेवल तक भी जा सकता है। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा आज का नेक्स्ट रैंक बूस्टर क्वेश्चन था, वो उस पर हम आ जाते हैं, ठीक। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो भाई सब लोग। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब इसमें 3 पार्ट हैं, तीनों हम सॉल्व करेंगे। 3 चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, तीनों का साइड क्या है? ए है। तो पहला है फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम। तो ए ऑप्शन तो एकदम आसान है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो बेसिक में। चार्ज सिस्टम है तो तीन ग्रुप बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, 3 पेयर्स ऑफ चार्जेस बनेंगे, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी हो जाएगी? सीधे लिख रहा हूं, 1/4πε0 Q² अपॉन ए, Q² अपॉन ए, ठीक ठीक, प्लस ये पहले दो का ना, इन दोनों का ये लिख दिया 1/, अब ये आपको पता है, ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये पहला बेसिक क्वेश्चन ही है जो आपको कराया जाता है पोटेंशियल एनर्जी का, तो मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ, सीधे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगले पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो 3Q² अपॉन 4πε0 ए बन जाएगा, ये तो ए हो गया, ठीक। अब कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द साइड ऑफ ट्राइंगल A/2, ठीक। तो पहले क्या था भाई? पहले ऐसा था, ठीक है। पहले इनिशियली, ये बी ऑप्शन कर रहा हूँ सॉल्व, पहले इनिशियली ऐसा था, ठीक है। ये ए, बी और सी ए लेंथ के ट्राइंगल पे ऐसे रखा हुआ था। फिर क्या हो गया? फिर किसी ने इसको क्या कर दिया? A/2 कर दिया ऐसा, ठीक है। ऐसे कर दिया भाई, ये बन गया A', ये बन गया B', ये बन गया C'। अब ये साइड लेंथ कितनी है? A/2 है। और अब चार्जेस Q Q Q यहाँ रखे हुए हैं। अब क्या होगा भाई? अब क्या होगा भाई? अब अगेन एक पेयर ये बनेगा इस बार, एक पेयर ये बनेगा इस बार, और एक पेयर ये बनेगा इस बार। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की सेकेंड केस में कैसे लिखोगे? 1/4πε0 Q² अपॉन A/2, यस सर। फिर 1/4πε0 Q, ये कोई बहुत चैलेंजिंग चीज नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो भाई फिर जेई में बहुत दिक्कत होगी आपको, इसलिए मैं सीधे सीधे जल्दी लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सिस्टम का चार्ज लिखना, एनर्जी लिखना आपको आना चाहिए, बेसिक चीज है। तो सिस्टम का टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? सिस्टम का इस केस में टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा भाई? इतना हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 6
क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब वर्क डन कितना होगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। भाई फाइनल जितनी एनर्जी थी और इनिशियल एनर्जी का डिफरेंस ही तो वर्क डन होगा। तो फाइनल एनर्जी कितनी है 6 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और इनिशियली कितनी थी 3 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट हो गया सॉल्व, ये वाला पार्ट हो गया सॉल्व। अब अगले पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ चार्जेस आर रिलीज्ड फ्रॉम द सोन पोजीशन एंड ईच ऑफ देम हैज मास m, इनका मास m है, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल व्हेन दे लाई ऑन द ट्राइंगल ऑफ साइड 2a। तो अब इसी का एक और वर्जन आ गया है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, जेई में इस तरीके के सवाल आते हैं। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि पहले इनिशियली चार्जेस ऐसे रखे हुए थे यहां पर लाइक दिस। इनिशियली केस में क्या था, ये ए था, ये बी था, ये सी था, हर एक साइड का लेंथ क्या था ए था। यहाँ पे क्यू चार्ज इनिशियली रखा था, एक इनिशियल केस में मैंने बना दिया। फिर क्या हुआ, इनको छोड़ दिया आपने, छोड़ दिया तो एक दूसरे के दूर मूव करने लगे। किसी एक इंस्टेंट पे ये चार्ज क्यू यहाँ पहुंच गया ए डैश पे, किसी एक इंस्टेंट पे ये वाला चार्ज यहाँ पहुंच गया बी डैश पे, किसी एक इंस्टेंट पे ये वाला चार्ज यहाँ पहुंच गया सी डैश पे। ये साइड लेंथ कितनी है 2a है। जब ये चार्ज यहाँ पहुंचा तो इस बी की कुछ वेलोसिटी होगी v, उतनी ही वेलोसिटी इस ए की भी होगी क्योंकि सिस्टम सिमेट्रिक है, और उतनी ही वेलोसिटी इसकी भी होगी v। सारे चार्जेस का मास है m, आपको v निकालना है। अगेन वही करोगे, क्या, एनर्जी के बीच का डिफरेंस। तो ब्लू कलर से जो कंडीशन मैंने लिखी है उस केस में हम एनर्जी लिख देते हैं सिस्टम की। सिस्टम के पास कौन कौन सी एनर्जी होगी, सिस्टम के पास सेकेंड केस में एनर्जी कौन कौन सी होगी, ई टोटल डबल डैश कितनी कौन सी होगी सर, एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम के पास, और इस केस में सिस्टम के पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया है कि तीनों चार्ज मूव भी करो। सही बात भी, जब चार्जेस को आप छोड़ दोगे तो मूव करने लगेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी हो जाएगी, अब वो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, इतना आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, ठीक है। क्यू स्क्वायर 3 क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2a, इतनी एनर्जी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। देखो इस फॉर्मूले में बस a की जगह 2a पुट करना पड़ेगा आपको, इतनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सिस्टम के पास। अच्छा, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 3 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। 3 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि तीनों के पास बराबर होगी तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और ये किसके बराबर होगा, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा कि नहीं, इनिशियल टोटल एनर्जी के बराबर। और इनिशियल टोटल एनर्जी क्या है, यही तो है, क्योंकि इनिशियली जब यहाँ पे चार्जेस को ए ट्राइंगल के ए लेंथ के साइड के ट्राइंगल पे रखा हुआ था तो उनके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी। तो 3 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर होगा ये, ठीक। अब यहां से सॉल्व करो भाई, यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये इस तरफ ले जाके माइनस करो तो 3 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 3/2 कर लोगे तो ये जाएगा 3/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए, ये बन जाएगा। कुछ नहीं किया, ये वाला टर्म इस तरफ ले जाके माइनस कर दिया, ठीक। अब यहां से आप देखो 3/2 जा रहा है आपका सीधा सीधा, तो यहां से हमको वी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल रही है, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू ए, ये बन गया ठीक। तो यहां से हमको v की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अंडर रूट क्यू स्क्वायर होल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू ए। चाहो तो 4 को बाहर निकालो तो 1/2 अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए, ये v की वैल्यू आ गई आंसर। इतनी स्पीड से चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे होंगे। पोटेंशियल एनर्जी का एक बेसिक सवाल, आसान सवाल, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सी पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये आसान सा सवाल था। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है बेटा आज का, इसके बाद हम आज का ये लेक्चर जो है वाइंड अप करेंगे। कुछ क्वेश्चन में आपको इस तरीके के लेकर आ रहा हूं बेसिक्स आपके क्लियर करने के लिए, जिसमें आपको मजा आ जाए। अब ये पढ़ो भाई, सवाल क्या है। ये सवाल देखने में आपको लग रहा होगा खतरनाक है, पर 1 नंबर का टुच्चा सवाल है, छोटू सा टुच्चा सा सवाल है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। पॉज करो वीडियो को और क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है।
अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, ये सर्कुलर रिंग बनी हुई है जिसकी रेडियस आर है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है, पर यूनिट लेंथ इज लोकेटेड इन YZ प्लेन विथ इट सेंटर एट इतना, पार्टिकल ऑफ मास m, पॉजिटिव चार्ज q इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट r√300, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, r√3 है, ठीक। और ये लैम्डा है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये रिंग इस चार्ज को क्या करेगी, रिपेल करने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। पर अगर आप इस चार्ज को अगर एक वेलोसिटी v दे दो तो क्या होगा, ये चार्ज इसके पास आएगा 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 और किसी एक पॉइंट पे आकर रुकेगा, ठीक। अब वो पूछ रहा है, ये बोल रहा है, ठीक, कि v की हम कितनी वैल्यू दें, कितनी वैल्यू v को दें कि वापस p पे ना आए। क्या होगा, आप v को कुछ यहां वेलोसिटी दे दोगे तो होगा क्या, ये चार्ज पार्टिकल जाएगा 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 जाएगा, किसी एक पॉइंट पे रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा, तो जाते 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 कहीं एक पॉइंट पे इसको रोक देगा और फिर इसको वापस ढकेल के वापस इस डायरेक्शन में मूव करा देगा। तो वो बोल रहा है कितनी वेलोसिटी दे कि वापस पी पे ना रुके। कब नहीं रुकेगा, इतनी अगर हम वेलोसिटी दे दें कि पी इस पॉइंट तक पहुंच जाए। अगर ये पी, ये चार्ज इस पॉइंट तक पहुंच गया तो वापस नहीं रुकेगा, मिनिमम इतनी वेलोसिटी दें। अगर हम उससे ज्यादा वेलोसिटी दे देंगे कि इस सेंटर को क्रॉस कर जाए तो क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। आपको समझ आ रहा है। मान लीजिए हमको यहां तक पहुंचने में, ओ तक पहुंचने के लिए 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड देनी है, तो अगर हम ओ तक भी पहुंच गए तो वापस लौट के नहीं आएगा, क्योंकि ओ पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। और अगर हम 3 से ज्यादा देंगे तो क्या होगा, इसको क्रॉस करके ये इस तरफ इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर जाएगा। तो मिनिमम हमको कितनी देनी होगी, ये मिनिमम कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकंड। अगर 3 से हम कम देंगे तो क्या होगा, यहां कहीं आके रुकेगा और वापस लौट जाएगा, ठीक है। तो यही आपको मिनिमम वैल्यू जो है निकालनी है। अब क्या करोगे, कैसे निकालोगे, सिंपल। सिंपल कैसे निकालोगे भाई, बहुत ही आसान सवाल है। यहां पे एक हम क्या कर लेंगे, एक छोटा सा डी एल लेंथ का स्ट्रिप लेंगे, ठीक। अब ये आर की वैल्यू कितनी है भाई, आर की वैल्यू कितनी है भाई, आर की वैल्यू, अब ये अपन को आर की वैल्यू बताना है। हाँ ये बना। अब यहां पर देखो भाई, ये है r√3, ये है पॉइंट P, ठीक है, ये है पॉइंट O, और ये हमने यहां पर dl लेंथ की एक स्ट्रिप ली है, ठीक। और ये है r, ये है हमारा स्मॉल r। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो r² इज इक्वल टू r√3 का होल स्क्वायर प्लस r², पाइथागोरस लगा दिया। r² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3r² प्लस r²। यहाँ से हमको r की वैल्यू कितनी मिल गई, 2r के बराबर मिल गई। तो ये हमारे पास कितना है, 2r। अब यहाँ पर पोटेंशियल, अब dl लेंथ है छोटी सी, तो इस छोटी सी लेंथ में कुछ चार्ज होगा dq, इस छोटी सी लेंथ में छोटा सा एक चार्ज होगा dq, और dq कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl, क्योंकि लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है, तो dl छोटी सी लेंथ में कितना हो जाएगा, dl इंटू लैम्डा। तो इस छोटे से चार्ज की वजह से पोटेंशियल p पे कितना होगा, तो vp dvp कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू dl इंटू लैम्डा होल अपॉन r, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r। इतना छोटे से इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा कहां पर, p पॉइंट पर, p पॉइंट पर इस छोटे से चार्ज की वजह से इतना पोटेंशियल होगा। अब हमको मालूम है कि नेट पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। बट हमें ये बात भी मालूम है पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो इसको स्केलर फॉर्म में इंटीग्रेट कर दोगे तो नेट पोटेंशियल एट पी आ जाएगा। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू लैम्डा बाहर, 2r बाहर, और dl कितना हो जाएगा, इस सर्कमफ्रेंस का लेंथ, वो हो जाएगा 2πr के बराबर। तो यहां से हमको 2r कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बन गया लैम्डा अपॉन 4ε0। ये हमको पोटेंशियल कहां पे मिल गया, वीपी पे, वीपी पे, ठीक। यस सर। अब अब हमें बताओ ओ पे पोटेंशियल कितना होगा। सर
ये इस बार अगेन हम पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, डी, हम फिर से लिखेंगे क्या, डी वी ओ 1/4πε0। इस छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पे जो चार्ज है डी की, उसकी वजह से ओ पे पोटेंशियल कितना होगा, लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर। यही तो होगा ओ पे पोटेंशियल, क्योंकि ओ पॉइंट से दूरी कितनी है, आर। पी पॉइंट से दूरी कितनी थी, 2r, तो यहाँ पे 2r लिखा। ओ पॉइंट से दूरी कितनी है, आर, तो यहाँ आर लिखा। अब नेट पोटेंशियल निकालने के लिए क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, तो आपको पोटेंशियल एट ओ मिल जाएगा। तो 1/4πε0 कॉमन है, लैम्डा कॉमन है, आर कॉमन है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना हो जाएगा, 2πr। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना हो जाएगा, 2πr। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब इस सर्कमफ्रेंस का इंटीग्रेशन जहां पे चार्ज लोकेटेड है, इसका मतलब ये है। आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2ε0। ये हमको वी ओ मिल गया, ये हमको क्या मिल गया, वी ओ मिल गया। यस सर। अब हम क्या करेंगे, अब बता दो सर। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी एट पी लिखो। एनर्जी एट पी लिखो तो वो कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पी, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक को। टोटल एनर्जी तो पोटेंशियल और काइनेटिक के फॉर्म में ही है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि उसको वी वेलोसिटी दिया जो हमको निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, क्यू इंटू वी पी, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर प्लस क्यू इंटू वीपी कितना है, लैम्डा अपॉन 4ε0। इतनी एनर्जी कितनी है, पी पॉइंट पर। ऐसे ही आप ओ पॉइंट पे पहुंचो, जब ये पार्टिकल जस्ट ओ पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे रेस्ट पर आ जाएगा, तो एनर्जी एट ओ आप कैसे लिखोगे सर, वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट ओ प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ओ। पर जस्ट ओ पे पहुंचने के लिए काइनेटिक एनर्जी एट ओ हम क्या मानेंगे, 0। तो ये हमारे पास पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एनर्जी एट ओ कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी क्यू इंटू लैम्डा अपॉन 2ε0। ओ पे जो पोटेंशियल है 2ε0, लैम्डा अपॉन 2ε0 है, तो ये एनर्जी एट ओ आ गया। ठीक, ये एनर्जी एट पी आ गया, ये एनर्जी एट ओ आ गया। अब हमें मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, एनर्जी का डिसिपेशन नहीं होता है। तो एनर्जी एट पी बराबर हो जाएगा एनर्जी एट ओ के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2mv² इंटू प्लस लैम्डा अपॉन 4ε0 इज इक्व टू क्यू लैम्डा अपॉन 2ε0। तो आ जाएगा हाफ mv² इज इक्व टू क्यू लैम्डा अपॉन 4ε0। इसको इस तरफ ले जाके माइनस कर दिया। अब 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ से हमको v की वैल्यू कितनी मिल गई, अंडर रूट ऑफ क्यू लैम्डा अपॉन m 2m ε0। इतनी हमको वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई। क्यू लैम्डा अपॉन 2m ε0, ये हमारा आंसर। ये हमने क्या करा है, एनर्जी कंजर्व की है। क्योंकि है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए की है। तो एनर्जी कंजर्व कर दी, वहां से कैंसिल करके v की वैल्यू मिल गई। इतनी वेलोसिटी देंगे तो ये जस्ट ओ से निकले, ओ पे पहुंचेगा। और इससे अधिक दे देंगे, अगर इससे अधिक दे देंगे तो क्या होगा, ये ये जो बॉडी है ये ओ को क्रॉस करके सीधे मूव कर जाएगी, अगर हम v वेलोसिटी से अधिक दे देंगे तो हमारा आंसर निकल गया। तो एक पोटेंशियल पर आप समझ सकते हो कि कितना भयानक सा दिखने वाला अजीब सा सवाल भी बन सकता है, बट वो एक्चुअल में कितना सिंपल है। तो ये बेटा ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको मजा आया होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, आपको थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ होगा। 3 बढ़िया अच्छे सवाल भी मैंने कराए, और ऐसे अमेजिंग लेक्चर के लिए आप हमसे जुड़े रहें। ये पीडीएफ आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच बच्चों, अपनी पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।